चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं गणित का अध्याय नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे इस अध्याय में उदाहरण नंबर 1, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी आपको दे दें कि इस पाठ अध्याय का नाम क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। तो अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, थोड़ा सा इस पर चर्चा अपन कर ले वैसे, फिर उसके बाद अपन उदाहरण नंबर 1 करेंगे। तो दो चर, पहले तो जाने अपन चर क्या कहलाता है और अचर क्या कहलाता है। देखो, जो इंग्लिश के अक्षर वर्णमाला होती है ना, लेटर अल्फ़ाबेट, जैसे ए बी सी यहाँ तक जेड तक, समझ रहे हो। तो ए से लेके जेड तक जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर रहते हैं ना, उनको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। और जो गणितीय संख्या रहती 0 1 2 3 4 अनंत तक, ये सब क्या कहलाते हैं? अचर। तो क्वेश्चन माने जो टॉपिक क्या है अपना पाठ का नाम, अध्याय का नाम, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब चर पता है ना, ए से लेके जेड तक कोई भी हो सकते। तो दो चर कोई भी होंगे, जैसे मान लो एक्स और वाई, मान लो एक्स और वाई है। तो और समीकरण की बात करी तो समीकरण बराबर के बिना पूरा नहीं होता है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ना, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक हल। अब कहेंगे सर ये क्या है, मतलब इसका मतलब ये है, एक देखो चर x है, एक चर अपना y है, समझ रहे हो। एक x चर है, एक y चर है, एक x चर है ना, और ये y चर है, और ये जो c है ना, ये अलग से संख्या है। तो यहाँ x और y चर हैं, बाकी इसके आगे का गुणांक a, y के आगे का गुणांक b, और ये c नॉर्मल। देखो उदाहरण समझिए, जैसे मान लो 5x प्लस बी 6y, मान लो 6y प्लस 7 बराबर 0। ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। मतलब देखो, x वाली संख्या है, y वाली, मानी x चर है, यहाँ y चर है, इसके आगे जो ये 6 गुणांक लगा है, ये जो है ना 5 गुणांक लगा, और ये 7 अकेला है। तो देखो यहाँ इस रूप में मिला, व्यापक समीकरण में मिला। देखो व्यापक समीकरण को ध्यान से मिला तो ए एक्स माने ए क्या होगा, एक्स के आगे का ये गुणांक, गुणांक यानी क्या होता है, गुणांक। तो इस प्रकार से ये अपन कह सकते हैं दो चरों वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना। उसका उदाहरण जैसे लिया 5x प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0, यानी यहाँ a का मान क्या होगा 5, b का मान क्या होगा 6, और c का मान क्या होगा 7। देखो x y दो चर हैं, इसलिए इसको बोलते हैं दो चर वाले। और रैखिक समीकरण, रैखिक यानी होता है इसमें पूरे समीकरण में सबसे बड़ी घात कितनी हो, एक हो। तो देखो यहाँ x के ऊपर कोई घात नहीं एक, y के ऊपर कोई घात नहीं एक, माने सबसे बड़ी घात यहाँ देखो पूरे समीकरण में कितने की, एक की, इसलिए एक घात वाले को बोलते हैं रैखिक। दो घात वाले को द्विघात, और तीन घात वाले को त्रिघात, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, एक, इसलिए बोलेंगे अपन रैखिक समीकरण, ठीक है ना। तो दो, अगर आपके पेपर में IOT में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखिए, तो अपन क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये समझो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में यही है। अगर ये आपको फॉर्मूला माने व्यापक समीकरण पता है ना, तो आसानी से आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए पहले। तो सबसे पहले ये देखो आपको क्या डालना है, पहले अध्याय का नाम, अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और उसके बाद उसका व्यापक रूप ये लिखेंगे, बस इतना बस लिख के फिर अपन उदाहरण नंबर 1 पे बढ़ते। और ये ध्यान रखना है व्यापक रूप, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले अपन बात करें उदाहरण नंबर 1 की। तो नीचे दिए गए समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए। देखो ये एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ना, वी इस रूप में अपन को दिए गए समीकरण को लिखना है, और साथ ही साथ प्रत्येक में ए का मान, बी का मान और सी का मान, माने जो यहाँ आगे ए गुणांक है, बी गुणांक है, और ये सी है ना, इनके मान भी बताना है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, अपन बता देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहले अपन डालते हैं हल। क्या डालेंगे, हल। इसको तो पहले सबसे पहले ज्यों करते हो एज इट इज उतार दो, ठीक है, बिल्कुल उतार दिया। अब देखो क्या करना है, इस समीकरण को देखो, जो व्यापक रूप है ना दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, इसका व्यापक हल होता है कि पहले x वाला पद होगा, फिर y वाला पद होगा, फिर अकेली जो संख्या होगी वो होगी, और उसके बराबर में क्या होगा, 0। सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि इसको सॉल्व करने का एक ही मेथड है, सबसे पहले x वाला पद होना चाहिए। देखो ये व्यापक समीकरण कैसा होता है,
पहले x वाला पद, फिर y वाला, फिर उसके बाद एक जो अकेली संख्या दी गई है वो, और बराबर में 0। समझ रहे हो? तो सबसे पहले इनको सॉल्व करो। सबसे पहले x वाला पद तो ये तो लिखा ही है, तो इसको एज इट माने ऐसे की ऐसे लिख दो। उसके बाद अपन को क्या करना है, उसके बाद x के बाद कौन सा पद आता है, y का पद आता है, तो y का पद भी लिखा है तो इसको भी ज्यों का त्यों लिख दो। अब देखो, अब y के बाद कौन सा पद आता है, c वाला, माने कोई भी संख्या अकेली संख्या दी हुई है। तो अकेली संख्या क्या दी, ये तो 3y हो गए। यहाँ देखो अकेली संख्या क्या दी, 4.37 क्या दी है, 4.37। तो 4.37 देखो सी कहाँ होगा, बराबर के इस साइड यानी बाएं पक्ष में, जबकि ये बराबर के इस साइड दाएं पक्ष में दिया है, तो इसको अपन बाएं पक्ष में बाएं के बाजू में लाएंगे। तो आगे कोई निशान नहीं यानी प्लस का है यानी धनात्मक है। तो जब इस साइड आएगा बराबर के, इस साइड आएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये आ गया 4.37। ठीक है ना। अब बराबर है तो बराबर लगाया, अब ये तो वहां चला गया था, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो अपन ने क्या लगा दिया, 0। बन गई ना ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के। देखो बराबर में 0 आ गया, और ये सी वाला पद है ना कहाँ, इस साइड आ गया। तो अब प्लस का था तो इस साइड माइनस का आ गया। तो ये बन गया आपका व्यापक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना, दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन गया। अब देखो साथ ही ये तो बन गया, इसके रूप में तो बनाना था, साथ ही साथ क्या करना था, a का मान, b का मान और c का मान निकालना था। तो a क्या कहलाता है, x के आगे वाली संख्या जो गुणांक होगा x का, b क्या कहलाता है y का गुणांक, और c कहलाता है अकेली वाली संख्या। तो a क्या कहलाता है, x का गुणांक। x का गुणांक क्या है, x के आगे, x का गुणांक मतलब x के साथ जो गुणा का अंक लिखा है, क्या लिखा है, 2। देखो x और 2 के बीच में कोई निशान नहीं। देखो हमने पिछले चैप्टर में बताया था ना कि एक अचर संख्या हो और एक चर। देखो जो गणितीय संख्या होती है वो क्या कहलाती है, अचर, और जो x y a b c d रहती है वो चर। तो जी अचर और चर के बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा का, इसलिए जो x गुणा में है 2, यानी ये 2 अंक है ना, नंबर डिजिट, तो 2 अपना काय में x का गुणांक है। क्यों, क्योंकि देखो गुणा का चिन्ह और अंक है, माने इस x का गुणांक है, मतलब गुणा का अंक है 2। तो x बराबर कितना आ गया, 2, सॉरी a बराबर 2, क्योंकि x का गुणांक, देखो a क्या होगा, x का गुणांक, b क्या होगा, y का गुणांक। y का गुणांक क्या है, 3। देखो y के आगे क्या लिखा है, 3। और ऐसे ही c, अब c यानी ये जो पूरी संख्या लिखी, माने जो अकेली संख्या लिखी, इसमें 4 का कोई लेना देना नहीं। जो अचर संख्या बची ना उसको लिख देंगे, तो क्या है, -4.37। ध्यान रखना ये आगे का चिन्ह भी लेंगे। देखो प्लस तो बनाते नहीं इसलिए नहीं लिया, लेकिन माइनस जरूर लेंगे अपन। तो ये जो c है ना ये पूरा माइनस का होगा, -4.37। समझ में आई ना बात आपको, ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। चलो ये अच्छे से लिख दें, समझ में आया ना। सिंपल करना है, जो ये समीकरण दिए उनको इस रूप में बनाना है, मानी व्यापक समीकरण बनाना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। तो बस ax प्लस बी, माने पहले x का टर्म, फिर y माने x वाला पद, फिर y वाला पद, फिर जो अकेली संख्या है वो बराबर में 0। ठीक है ना। अब ये दूसरा वाला करें अपन, चलो दूसरा वाला अपन करते हैं। देखो अब दूसरा वाला कैसे करना है, यहाँ ध्यान से पहले आप समझो और देखो, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पहले आता है, पहले तो ये ज्यों कहते हो उतार दो। सबसे पहले अपन क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना तो ज्यों कहते हो उतार देते हैं। अब देखो x वाला पद आगे, तो x आगे है तो आगे, फिर उसके बाद आता है y वाला। देखो इसको देख के देखो, पहले x वाला, फिर y वाला, फिर अकेली संख्या c यानी अकेली संख्या बराबर 0। तो x वाला पद तो आगे का आगे है। अब y वाला पद बराबर के उस साइड है, माने दाएं पक्ष में, इसको लाना है बाएं पक्ष में, यानी RHS में इसको चाहिए LHS माने लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, लेकिन ये y तो देखो y चाहिए x के बाजू में, माने बराबर के इस साइड, लेकिन ये y तो बराबर के उस साइड है, तो इसको इस साइड लाएंगे। तो ये प्लस का, देखो कोई चिन्ह नहीं आएंगे यानी प्लस का, तो प्लस का वर्गमूल 3y है, इस साइड आके माइनस का वर्गमूल 3y हो जाएगा। और ये -4, फिर उसके बाद आती संख्या, तो -4 ये है ही, तो ये बना दिया। बराबर में देखो वर्गमूल 3y इस साइड ले आए थे, प्लस का था माइनस का, यहाँ कुछ नहीं बचा यानी 0 बचा। यही हो गया अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक हल। समझ में आया ना बात को। अब देखो, अब अपन को a b और c के मान चाहिए। ठीक है ना। तो a क्या कहलाता है, x के आगे वाले पद, x के आगे वाला गुणांक, y क्या कहलाता है, y का, सॉरी b क्या कहलाता है, y का गुणांक, मानी y के आगे जो संख्या लिखी, और c क्या कहलाता है, जो अकेले संख्या दी। तो x के आगे कुछ नहीं लिखा यानी a, और यहाँ y के आगे क्या लिखा है, माइनस वर्गमूल 3, क्योंकि चिन्ह सहित लेंगे। और c के स्थान पे क्या लिखा है, -4।
समझ में आया ना? बिल्कुल सरल है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आपको ये व्यापक समीकरण को देखना समझना आना चाहिए बस। यानी पहले x वाला पद, फिर y वाला पद, फिर अकेली संख्या बराबर में 0। अगर इस रूप में नहीं दिया तो अपन बना लेंगे और फिर उसके बाद a b c का मान निकालेंगे। a कहलाता है x के आगे लिखा हो जो, b कहलाता है y के आगे जो लिखा हो, और c कहलाता है जो अकेला लिखा हो। समझ रहे हो बात को ना? ये आप सबसे पहले याद कर लो तो आराम से आपको बन जाएगा, ठीक है ना? बढ़े आगे, बताएं आपको तो देखो अब करेंगे तीसरा, ठीक है ना? तीसरा क्या है? 4 बराबर 5x, क्वेश्चन लिख लो, 4 बराबर 5x माइनस 3y, ठीक है ना? अब देखो अपन को x वाला पद और y वाला पद उस साइड चाहिए, लेकिन एक चीज़ देखो, ये बराबर में यहाँ है, ये दोनों आपस में बराबर है। क्या हम इसको इस साइड और इसको इस साइड लिख सकते क्या? 5x माइनस 3y बराबर में 4, इसको इस प्रकार से लिख सकते क्या? क्यों? देखो जैसे मान लो x बराबर 3 लिखा हो या 3 बराबर x लिखा हो, बात तो एक ही, माने पलट के लिख सकते ना, x 3 की जगह चले जाएगा, 3x की जगह आ जाएगा, बात तो एक ही है। आगे पीछे देखो x बराबर 3 और 3 बराबर x, माने इसका मतलब ये है कि 5 किलो का वाट एक दूसरे के बराबर है। 5 इस साइड चले जाइए, 5 यहाँ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको कहना चाहते हम, जो ये वाली संख्या है ना कि ये 5x माइनस 3y, इसको इस साइड, माने इसको है ना अपन आगे कर दे रहे हैं और 4 वाले को पीछे। अब देखो ध्यान से, अब आपको पता है इस व्यापक समीकरण के रूप में बदलना है ना, तो अपन क्या करेंगे? देखो सबसे पहले x वाला पद, फिर y वाला, फिर अकेला वाला बराबर में 0। तो सबसे पहले x वाला पद लिख दिया, फिर उसके बाद y वाला पद लिख दिया, उसके बाद अकेला पद। अब अकेला पद भी बाएं पक्ष में होता है, ये सब किस में होते? बराबर में केवल क्या होता है? 0। अब सबको अपन को इस साइड लाना है बाएं पक्ष में, ठीक है ना जी? ये तो पहले से थे, बस ए रह गया था 4, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी प्लस का है, तो इस साइड आगे काय का हो जाएगा? माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। यही बन गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है ना? बन गया ना, ये इस रूप में बन गया। अब देखो, अब चाहिए अपन को a का मान। a क्या कहलाता है? x के आगे वाली संख्या, तो a बराबर 5। b क्या कहलाता है? y के आगे वाली संख्या, तो -3। और c क्या कहलाता है? ये लास्ट वाली जो अकेली संख्या है, -4। आगे बात समझ में? इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। बहुत सरल विधि है, बस थोड़ा सा आपको समझना है और आसानी से बन जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है? 2x बराबर y, अपन ने ये क्वेश्चन लिखा। अब सबसे पहले पता है अपन को कि अपन को x वाला पद लिखना, तो 2x लिख दिया, क्योंकि देखो इस व्यापक रूप देखो ना, ax b बाय c और 0, ये प्लस में है ना, तो सबसे पहले ये x वाला पद प्लस b बाय वाला पद प्लस c बराबर 0, c यानी जो संख्या के लिए दी हो बराबर में 0। तो अब देखो x वाला पद आगे लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है कि अपन को सबसे पहले x वाला पद लिख दिया, अब y वाला लिखना। अब y, लेकिन y कहाँ होना चाहिए? बराबर के साइड, माने बाएं पक्ष में, लेकिन ये बराबर के उस साइड थे, तो इसको इस साइड बुलाएंगे। आ जाओ ये अपने घर पे, तो ये प्लस का था, देखो आगे कोई निशान नहीं था, यानी प्लस का था। अब अपन इसको क्या करेंगे? जब पक्षांतर करेंगे y को इस साइड बुलाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में, काय में हो जाएगा? माइनस में, ठीक है। और प्लस, अब अकेली संख्या तो दी नहीं, जहाँ c लिख दें तो अपन वो छोड़ देंगे और बराबर में लगा देंगे 0। यही बन गया अपना व्यापक रूप। समझ रहे बात को ना? देखो अब कहेंगे सर यहाँ c माने c यानी अकेली संख्या तो मिली नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ देंगे। x वाला लिख दिया, y वाला इस साइड आ गया, क्योंकि ये सब टर्म कहाँ होते हैं? 0 बस होता है RHS में, माने दाएं साइड, बाकी सब यहाँ आ जाते। तो y इस साइड आया तो माइनस का हो गया, तो 2x माइनस y बराबर 0। अब a, b और c का मान निकालेंगे, ठीक है। a क्या कहलाता है? x के आगे वाली संख्या। देखो a क्या कहलाता है? x के आगे वाली संख्या, देखो x है इसके आगे वाली संख्या, यानी x का गुणांक। तो x के आगे क्या है? 2, तो ये बराबर 2। y के आगे क्या है? माइनस का चिन्ह है और कोई संख्या नहीं, यानी 1 है। और c देखो, c तो है ही नहीं, मान c मतलब क्या होता है? ये अकेली संख्या दी हो, जैसे ऐसे -4 वगैरह इस प्रकार से, तो अकेली दिया हो, अकेली कोई संख्या दी ही नहीं। यहाँ देख लो, x वाला है और y वाला, बस। तो c नहीं दिया है, यानी अपन c लिख देंगे 0। जो नहीं दिया हो उसको अपन क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, ठीक है ना? समझ में आया? बस इस प्रकार से करना था, ठीक है ना बच्चों? तो अपन ने उदाहरण नंबर 1 कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण पर। अब करते हैं अपन उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है, या व्यक्त कीजिए। कैसा करना है अपन को? निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, दो चरों वाले, ठीक है ना? आपको पता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक हल क्या होता है?
देखो एक बार ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये छोटा तो नहीं दिख रहा, चलो आपको जूम करके अच्छा बड़ा कर दे रहे, काम कर रहे हैं, ठीक है ना। व्यापक समीकरण का क्या होता है, दो चर वाली रैखिक बहुपद का, या रैखिक समीकरण का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये होता है दो चर वाले रैखिक बहुपद का समीकरण, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले x वाला पद लिखते, तो x कहाँ है, ये है, तो अपन ने लिख दिया सबसे पहले तो हल डालें अपन, और ये ज्यों कहते हो उतारे, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले x वाला पद, तो अपन ने x वाला पद लिख दिया, उसके बाद y वाला पद। अब y वाला पद तो यहाँ नहीं है, यहाँ y वाला पद चाहिए लेकिन y वाला पद नहीं है, लेकिन अपन एक चीज कर सकते हैं, अब दर्शाना तो है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। देखो क्वेश्चन समझो, इन्होंने क्या बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, बिल्कुल व्यक्त कर दे रहा है। तो दो चर वाले समीकरण, ये सबसे पहले बताया ना हमने, व्यापक रूप क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, समझ में आई ना बात। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x वाला पद लेंगे, उसके बाद y वाला पद लेंगे, फिर c यानी नॉर्मल संख्या जो अकेली होगी बराबर 0। तो अपन ने x वाला पद तो ले लिया है, और x ये सब कहाँ होंगे, बाएं पक्ष में, तो x पहली से, ये वाला बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, तो x तो पहली बाएं पक्ष से, तो ज्यों का त्यों। अब लेना है y वाला पद, अब y वाला पद तो यहाँ दिया नहीं है, y वाला पद तो दिया नहीं, लेकिन बनाना तो है, तो अपन y के आगे लिख देंगे 0, क्या लिख देंगे, y के आगे लिख देंगे 0। अब कहेंगे सर 0 क्यों लिख दिया, तो देखो इसके, देखो ये एक अचर राशि और एक चर राशि है, और पिछले पाठ में हमने समझाया था आपको कि एक चर राशि और अचर राशि के बीच में कोई निशान नहीं होता, यानी गुणा का होता है, तो 0 और y के बीच में होगा गुणा का निशान। अब आपको पता है 0 का किसी में भी गुणा करो, 0 करो तो y 0 का, y और 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये लिखा और ना लिखा होना एक बराबर है, लेकिन अपन को y दर्शाना है, तो इसलिए अपन ने 0y लिख दिया। समझ में आया ना, जे आपस में गुणा में और 0 का किसी में गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, तो ये पद अलग हो जाएगा, तो अपन को सिर्फ दिखाने के लिए रखे हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब चाहिए सी वाला पद, सी वाला यानी अकेली संख्या, तो अकेली संख्या क्या दिख रही, -5, लेकिन सी कहाँ चाहिए, बराबर के इस साइड यानी बाएं पक्ष में, लेकिन ये तो बेचारा दूसरे के घर में बैठा है दाएं पक्ष में, तो उसको बुलाएंगे भैया आ जाओ अपने घर खाना वगैरह खा लो, तो -5 वाला इस साइड आएगा बाएं पक्ष में, तो काय का हो जाएगा +5, और बराबर में क्या बचेगा 0, देखो 5 पूरा यहाँ आ गया, कुछ नहीं बचा यानी 0 बचा। अपन को इसी प्रकार से तो बनाना व्यापक समीकरण बराबर में 0, तो ये अपना व्यापक समीकरण बन गया। अब इसमें अपन को क्या करना था कि समीकरण बनने थे, तो समीकरण तो आसानी से आपका बन गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार इसका करें, सबसे पहले लिखते हैं अपन x वाला पद, फिर लिखते हैं y वाला पद, और फिर लिखते हैं संख्या। लेकिन देखो x वाला पद तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, तो अपन x के आगे क्या लगा देंगे 0। देखो जैसे कह रहे थे यहाँ y नहीं था तो y के आगे 0 लगा दिया था, क्योंकि बीच में गुणा का कोई निशान नहीं, यानी गुणा का, यानी y का गुणा 0 में होगा तो 0 ही आएगा, और 0 ही आएगा तो वो पद पूरा गायब हो जाएगा, तो पुनः वो x + 5 बराबर 0 हो जाएगा, 5 इस साइड जाएगा तो ये 5 इस साइड जाएगा तो -5 बन जाएगा, वही पुराना रूप बन जाएगा। इसलिए अपन ये जो पद ना हो उसके आगे 0 लगा देते हैं, ठीक है ना। तो x वाला पद देखो यहाँ सबसे पहले x वाला पद होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो x वाला है ही नहीं पद, तो x के आगे 0 बना दिया, प्लस अब y वाला पद, तो y तो पहले ही से बाएं पक्ष में, तो बस। और अब इसके बाद अपन को क्या करना है, सी पद माने सी यानी कोई भी संख्या, तो सी कौन सी संख्या है 2, लेकिन यहाँ देखो सी कहाँ होनी चाहिए, बराबर के इस साइड यानी बाएं पक्ष में, लेकिन ये बराबर के उस साइड दिया, दाएं पक्ष में दिया, तो इसको बुला लेंगे, सबको कहेंगे भी आप सब बाएं पक्ष में आइए, तो 2 इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके आगे कोई निशान नहीं, यानी प्लस का, यानी +2 इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा -2, बराबर में क्या होगा अपना, बराबर में आएगा 0, बराबर में आएगा 0। यही बन गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना, दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन गया। इसी प्रकार से इसको बना देंगे, सबसे पहले x वाला पद, तो 2x है ही पहले से, फिर उसके बाद y वाला पद, अब y वाला पद नहीं तो अपन ने लिख दिया 0y, क्योंकि हम बता चुके हैं ना जो पद ना हो उसके आगे 0 लगा दो, क्योंकि ये गुणा में है और गुणा में क्या हो जाते हैं 0 हो जाएंगे, क्योंकि हम बता चुके एक अचर राशि और चर राशि के बीच में कोई निशान नहीं, यानी गुणा, तो गुणा y का 0 में गुणा हुआ तो 0 ही आया, और तो 0 लिखा नहीं जाता तो वही पुराना आ जाएगा, इसलिए। और अब देखो फिर आता है x वाला पद हो गया, y वाला पद हो गया, फिर
फिर आती है अकेली सिंपल संख्या। तो सिंपल संख्या, अब सिंपल संख्या बराबर के किस साइड होना चाहिए, व्यापक रूप देखो, बराबर के साइड माने सब होना चाहिए बराबर के इस साइड माने बाएं पक्ष में, लेकिन ये तो दाएं पक्ष में बैठा, दूसरे के घर बैठा, तो 3 से बोलो भैया अपने घर पे आओ, तो 3 इस साइड आएगा तो आ जाएगा -3 माने बराबर के इस साइड आएगा ना बाएं पक्ष में, तो ये -3 हो जाएगा बराबर में 0। ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है ना। अब चौथा देखते हैं, चौथे में फिर वही x वाला पद लिखना। अब x वाला पद है यहाँ नहीं है तो आगे लगा दिया 0 प्लस, अब 5 y वाला पद तो ये पहले से बाएं पक्ष में है तो 5y। अब फिर उसके बाद अकेला पद जो अकेली संख्या है, तो 2 है अकेली संख्या, लेकिन c कहाँ होनी चाहिए, सब कहाँ होने चाहिए बराबर के इस साइड माने बाएं पक्ष में होनी चाहिए, लेकिन ये दाएं पक्ष में तो इसको यहाँ बुलाएंगे, तो प्लस का 2 था इस साइड आके माइनस का 2 बराबर में 0 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा 0। यही आ गया अपना दो चर वाला रैखिक बहुपद सॉरी रैखिक समीकरण, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर आ गया। समझ में आया ना, बस इस रूप में बनाना, पहले x वाला पद फिर y वाला, फिर है ना कोई भी सिंपल संख्या जो दी हो अकेली, तो अचर वाली राशि अचर पद दिया हो जो ओनली संख्या, तो वो लिख देंगे बराबर में 0। और जो पद नहीं दिया हो, जैसे मान लो यहाँ x नहीं था तो x के आगे 0 बना दिया, क्योंकि दोनों का गुणा करोगे 0 और x का तो 0 ही आएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे ना। लेकिन दर्शाने के लिए अपन लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अपना उदाहरण नंबर 2 भी हो गया पूरा। आगे बढ़े अब अपन करेंगे प्रश्नावली 4.1, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 4.1 में पहला क्वेश्चन देखो, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। बिल्कुल संकेत भी दिया है, हिंट दी है कि कैसा करना, संकेत यानी हिंट दी है। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। बिल्कुल, तो नोटबुक की कीमत x है और उसकी किसकी कलम की कीमत y रुपये है, ठीक है ना। अब अपन को ये हमने बराबर क्यों बनाया, क्योंकि समीकरण बनाने के लिए बराबर चाहिए अपन को। तो ये हो गया, माने देखो यहाँ संकेत दिया ना, मान लीजिए कि नोटबुक की कीमत, नोटबुक यानी किताब कोई भी माने सॉरी रजिस्टर, नोटबुक यानी कोई भी रजिस्टर होता है ना तो वो, और कलम यानी पेन, तो एक रजिस्टर की कीमत x रुपये मान लीजिए और कलम की मान लीजिए y। अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि नोटबुक की कीमत यानी कोई भी अपना रजिस्टर है उसकी कीमत एक कलम की कीमत यानी पेन की कीमत से दुगनी है। डेफिनेटली बात है कि रजिस्टर महंगा आएगा पेन सस्ता आएगा, तो ये कौन सी जो एक्स है यानी नोटबुक है, ये जो नोटबुक है ना वह दुगनी है, इसकी नोटबुक की कीमत इस पेन से क्या है दुगनी है, माने ये दोगुनी है। लेकिन अपन को बीच में बराबर लगाना है, क्या लगाना है बराबर, समीकरण बनाना भी नहीं, और बराबर लगाना है मतलब कि इन दोनों को बराबर करना होगा। देखो जिस प्रकार से देखें, जैसे नोटबुक 2 रुपये का है तो पेन 1 रुपये का है, देखो ये दुगना है, लेकिन अब देखो बीच में बराबर लगाना तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यानी बराबर करने के लिए तो अपन क्या करेंगे कि भले ही नोटबुक दुगनी है लेकिन अपन लगाएंगे पेन में दोगुना करेंगे, माने दो गुना, देखो दो गुना यानी 2 गुणित बाय, माने और गुणा बीच में बनाते नहीं है, मानते हैं कि माने मान लेते हैं कि गुणा है, बनाने की जरूरत नहीं रहती। तो अपन भले ही नोटबुक दुगनी है लेकिन बराबर बनाने के लिए अपन पेन में दोगुना करेंगे, क्योंकि दोनों देखो जैसे इन दोनों को, जैसे मान लो नोटबुक की कीमत 2 रुपये है और पेन की 1 है, यानी ये दुगनी है ना, पेन से दुगना है, 1 का दुगना 2, तो अपन इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें करेंगे ना पेन में एक, भले ही ये 1 रुपये है ये 2 है, लेकिन दोनों को बराबर करने के लिए पेन को दोगुना करेंगे तो अपन इसमें गुणा करेंगे। इसी प्रकार से अपन ने ये किया, यानी नोटबुक भले ही दुगनी है लेकिन जो पेन है इनको मूल्य को बराबर करने के लिए, क्योंकि समीकरण बनाने के लिए बराबर जरूरत है, तो अपन ने बराबर लगा दिया। तो अपन पेन को दोगुना करेंगे तभी तो ये दोनों बैलेंस, देखो मान लो ये 2 किलो का बांट है, एक तराजू यहाँ 2 किलो, एक पल्ला ये है जिसमें 2 किलो का बांट लगा है और इसमें मान लो 1 किलो का बांट रखा है, ठीक है ना। तो अपन को दोनों को क्या करना है बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन इन दोनों पे समान बांट रखेंगे, माने समान वेट रखेंगे। तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो अपन 2 का गुणा कर देंगे तो 2 का 2, दोनों बराबर हो गए। इसलिए ये दुगना था, लेकिन इनको बराबर करने के लिए अपन ने पेन को दोगुना कर दिया, इसलिए ये दोनों बैलेंस हो गए यानी बराबर हो गए। तो ये थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट है, अगर थोड़ा सा बस ये अगर आपने समझ लिया तो आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ये कर लिया, तो x बराबर आया 2 है। अब देखो अन्य बोला था दो चरों वाले व्यापक समीकरण, माने दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। इसका क्या होता है, सबसे पहले होता है x वाला पद, तो x वाला पद
उसके बाद कौन सा होता है बाय वाला पद, उसके बाद कौन सा होता है बाय वाला पद। तो बाय वाला पद कहाँ है, ये है बराबर के इस साइड, अपन को चाहिए सब बाएं पक्ष में यानी इस एरिया में। तो अपन क्या करेंगे, इसको इस साइड बुलाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2y। अब उस इस साइड बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0, और इसके बाद c भी आता है लेकिन c कुछ है ही नहीं तो 0 लिखने से फायदा नहीं, इसलिए अपन ने इतना बस लिख दिया। यही हो गया अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना, ये हो गया अपना, यही हो गया आंसर, लिख देंगे आंसर। समझ में आया ना आपको बात को। तो इसी प्रकार से अपन को ये बनाना था, सरल है काफ़ी, बस थोड़ा सा यहाँ बस ये जो समीकरण है इस बनाने में बस थोड़ा सा दिक्कत रहती, सोचना पड़ता है कि ये इबारत दी है तो इस हिसाब से। तो सिंपल है, बस ये ध्यान रखना कि नोटबुक दुगनी है तो नोटबुक को x माना, कलम को यानी पेन को y माना। अब ये नोटबुक दुगनी है, ये दो गुना है, लेकिन बराबर लगाना है, क्यों, क्योंकि समीकरण बनाना है, समीकरण बिना बराबर के नहीं बनता। तो अपन ने बराबर लगाया, अब दोनों को बराबर करना है, ये डबल है और ये सिंगल है तो इसको भी डबल होगा तब तो ये दोनों डबल डबल बराबर होंगे, तो इसको डबल कर दिया, फिर ये 2y इस साइड पहुंचाया बराबर में 0। ये बन गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्यों, क्योंकि व्यापक हल पढ़ा था ना अपन ने, ax प्लस बी वाई, अभी पढ़ा था ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब देखो x वाला पद तो मिल गया था ये, और y वाला पद यहाँ से उठा के यहाँ ले आए। अब c, अब यहाँ c यानी होता है सिंगल संख्या, और सिंगल संख्या अपन को दी नहीं अकेली, तो c को अलग कर दिया, बराबर में लिख दिया 0। समझ रहे ना बात को। तो इस प्रकार से अपन को करना है, ठीक है ना। तो अपन ने ये बार 4.1 का पहला क्वेश्चन कर लिया है। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो अब करेंगे अपन सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, व्यक्त कीजिए, और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। जैसे अपन ने उदाहरण नंबर 2 किया था ना, पहले अपन ने व्यापक रूप में बदल दिया और a b c का मान निकाल लिया। देखो व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब तो आपको याद हो गया होगा, और देखो ये क्वेश्चन में भी लिखा दिया है, उन्होंने तो पहले से लिख के ही दे दिया है। तो बस यानी पहले x वाला पद, फिर y वाला पद, फिर अकेली संख्या बराबर में 0। तो इस पहले तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हल डालेंगे, और सबसे पहले यही क्वेश्चन जो कहते हो उतार लेंगे। उतार लिया अपन ने, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले x वाला पद तो ये तो लिखा ही है, फिर y वाला पद ये भी लिखा ही है, और अब चाहिए c यानी अकेली संख्या। ये अकेली संख्या तो दिख रही है, लेकिन c कहाँ, सब चीज़ कहाँ होनी चाहिए, बाएं पक्ष में, बराबर में केवल क्या है, यहाँ दाएं पक्ष में क्या होनी चाहिए, सिर्फ 0। तो ये 9.35 को इस साइड पहुँचाएंगे तो ये प्लस का कोई आगे चिन्ह नहीं यानी प्लस का, तो ये काय का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 9.35 बराबर में 0 लिख दिया। ये बन गया अपना दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब आपको पता है a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और c का मान चाहिए। a कहलाता है x के आगे वाली संख्या तो 2, b कहलाता है y के आगे वाली संख्या तो ये हो गई y के आगे 3, और c कहलाता है ये अकेली संख्या तो माइनस 9.35, क्योंकि ये चिन्ह आगे वाला भी अपन लेंगे, प्लस वाला तो लिखते नहीं है इसलिए, लेकिन माइनस वाला तो लिखते हैं। समझ रहे हो आप बात को किस प्रकार से करना है। देखो a कहलाता है x का गुणांक, b कहलाता है y का गुणांक, और c यानी अकेली अचर संख्या बराबर 0। तो a अपन निकल लिया, x का गुणांक 2 है तो a बराबर 2, b क्या कहलाता है y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है 3 तो b बराबर 3, और ये अकेली संख्या माइनस 9.35। इस प्रकार से अपन को करना है। समझ में आया ना, काफ़ी सरल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों। आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, ठीक है बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना कि फिर वही करना है कि पहले तो अपन ज्यों करते हो उतार लो, पहले y/5 माइनस 10 बराबर 0। देखो पहले x वाला पद, फिर y वाला पद, फिर अकेली संख्या बराबर 0। ये तो पहले ही से व्यापक समीकरण के रूप में बनाया है। तो बस अपन को क्या करना है कि सिर्फ a b c के मान लिख देंगे। तो a का मान क्या होगा, जो x के आगे हो, x के आगे कुछ नहीं यानी 1। अब b का मान क्या होता है, y के आगे, तो y के आगे माइनस लगा तो माइनस, बटे में 5 है तो बटे में 5, और ऊपर कुछ नहीं है यानी 1। और इसी प्रकार c का मान क्या होगा, ये पूरी संख्या जो अकेली दी है ना, तो ये हो गई माइनस 10। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया ना किस प्रकार से अपन को करना है। बस काफ़ी सरल है, थोड़ा सा बस ये याद होना चाहिए, पहले x वाला पद, फिर y वाला, फिर अकेली संख्या जो अचर राशि है बराबर में 0। तो इस प्रकार से पहले ही बनाया है। बस a b और c का मान चाहिए, क्योंकि a होता है x का गुणांक, b होता है y का गुणांक, c होता है अकेली चर राशि बराबर में 0। ठीक है ना, तो x का गुणांक था 1, माने इसके आगे कुछ नहीं यानी 1,
तो ए बराबर 1। देखो देखो ए एक्स के आगे ए होता है, बी बाय के आगे बी होता है और ये सी अकेला। तो एक्स के आगे कुछ नहीं यानी 1, यानी ए 1। बी के सॉरी बाय के आगे कुछ नहीं, बाय के आगे क्या है माइनस, बटे में 5 और ऊपर कुछ नहीं यानी 1। तो बी बराबर 1 और ये अकेली संख्या है -10, तो सी है ना -10। समझ में आया? इसी प्रकार से अपन ये कर लेंगे। नॉर्मल है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और आसानी से बन जाएगी। ठीक है ना? तो अब देखो, सबसे पहले x वाला पद लो, फिर उसके बाद y वाला पद लो, उसके बाद अकेली संख्या। अब अकेली ये सब कहाँ होने चाहिए, x वाला पद, फिर y वाला, फिर अकेली संख्या, सब कहाँ होनी चाहिए, बाएं पक्ष में होनी चाहिए। सब कहाँ होनी चाहिए, बाएं पक्ष में। देखो ये बराबर में सिर्फ दाएं पक्ष में सिर्फ 0 होना चाहिए। जानते हैं ना, बराबर के इस साइड वाला बाएं पक्ष और इस साइड वाला दायां पक्ष। ठीक है ना? तो इस प्रकार से तो सब बाएं पक्ष में होना चाहिए। तो 6 साइड लाई तो -6 बराबर में 0। ठीक है ना? क्या लगा दिया अपन ने, बराबर में 0। ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है ना? अब देखो a का मान चाहिए, b का मान चाहिए, c का मान चाहिए। तो a क्या कहलाता है, x के आगे वाली संख्या तो -2। b क्या कहलाता है, y के आगे वाली संख्या 3। और c क्या कहलाता है, जो अकेली संख्या है, तो ये -6। ये -6। समझ रहे ना बात को? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? बस इस प्रकार से करना। अब ये चौथा देखो, पहले तो ये क्वेश्चन ज्यों का त्यों उतार लो, x बराबर 3y। सबसे पहले x वाली संख्या तो लो, y वाली संख्या, लेकिन सब कहाँ होनी चाहिए, बाएं पक्ष में। लेकिन ये y वाली संख्या दाएं में दिया तो इसको इस साइड बोला, सब यहाँ आ जाओ। तो प्लस का 3y था, इस साइड माइनस का 3y। बस सी। आप देखो इसके बाद होता नॉर्मल अकेली संख्या। नॉर्मल अकेली संख्या नहीं तो उसको छोड़ दिया, बराबर में 0। ठीक है ना? कुछ नहीं, देखो ये साइड आ गई, कुछ नहीं बचा यानी 0 बचा। समझ रहे ना? तो 0 बचेगा ना, तो कई बच्चे 1 लिख देते, 1 नहीं, तो जो कुछ नहीं बचा यानी ये 0 बचा। ठीक है ना? अब देखो ये बन गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब a किसका, a का मान, b का मान और c का मान लिखना है। ठीक है ना? तो अब देखो सबसे पहले a क्या कहलाता है, x के आगे वाली संख्या है, x के आगे कुछ नहीं यानी 1। y के आगे वाली संख्या b, तो b कितना है -3। ये b कितना है, b है -3। और c क्या कहलाता है, अकेली संख्या, अकेली कुछ है ही नहीं तो इसलिए लिख दिया 0। समझ में आया ना? इस प्रकार से अपन को ये करना है। अगले क्वेश्चन माने आगे बढ़े, ये 4 क्वेश्चन हो गए, अब 5वां करेंगे इसी का दूसरे का। अब करते हैं अपन 5वां वाला क्वेश्चन। तो 5वां वाले क्वेश्चन में वही सेम टू सेम मेथड लगना है अपन को, कि सबसे पहले तो क्वेश्चन ज्यों का त्यों उतार दो। तो अपन ने क्वेश्चन ज्यों का त्यों उतार दिया। सबसे पहले लिखना, अब किस प्रकार से ये वही व्यापक रूप बनाना है ना, पहले x वाला पद, फिर y वाला, फिर अकेली संख्या बराबर 0, इसी रूप में बनाना है ना। तो बस चलो बना देंगे। ठीक है ना? इस वाले रूप में अपन बनाएंगे ना। सबसे पहले तो अपन देखो, सबसे पहले x वाला पद, तो ये 2x बाएं पक्ष में है ही पहले से। अब चाहिए अपन को y वाला पद, लेकिन कहाँ, बाएं पक्ष में, लेकिन ये दिया दाएं में, तो इसको इस साइड बुलाओ तो माइनस का 5y इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना? और फिर c वाली, कोई c क्या इसके बाद आती, देखो x वाली संख्या, फिर y वाली, फिर अकेली संख्या। अब यहाँ अकेली संख्या तो दी नहीं ना, तो छोड़ दो और बराबर में 0। क्यों? क्योंकि ना ये -5y इस साइड गया ना, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 0 बचा। समझ रहे ना? ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखो a का मान चाहिए, b का मान चाहिए, c का मान चाहिए। बिल्कुल। तो देखो a क्या कहलाता है, x के आगे वाली संख्या, तो x के आगे वाली संख्या 2। b क्या कहलाता है, y के आगे वाली संख्या, तो 5। और c क्या कहलाता है, जो अकेले संख्या हो, अकेले यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है इसलिए 0। ठीक है ना? अब ये नहीं कहना सर ये है अकेला, ये तो वो बराबर समीकरण से आया है, बराबर में यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 था। ठीक है ना? तो c यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 0। ठीक है? अब देखते हैं अपन छठा वाला। तो सबसे पहले फिर हल डालेंगे अपन, सबसे पहले फिर एज इट इज अपन उतार लेंगे। ठीक है ना? बराबर में 0। ठीक है? अब अपन को क्या करना है कि सबसे पहले x वाला पद लिखेंगे। बिल्कुल। देखो क्या होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण माने व्यापक रूप, ax माने x वाला पद, फिर y वाला पद, उसके बाद है ना सिंपल संख्या बराबर 0। ठीक है ना? माने अचर वाली संख्या, नॉर्मल संख्या, तो x y वाली ना हो, नॉर्मल संख्या अचर वाली हो। तो सबसे पहले x वाला पद लिखना, तो ये लिख दिया x वाला पद प्लस y वाला पद। अब y वाला पद नहीं दिख रहा है यहाँ, y कुछ दिख नहीं रहा, तो y के आगे 0 लगा दो। क्यों? अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, y वाला पद ना हो तो, या x वाला पद ना हो तो उसके आगे 0 लगा के लिख दो। क्यों? क्योंकि देखो बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, 0 का गुणा किसी भी से करो, y में करो तो 0 ही आ जाएगा। तो
तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए अपन इस रूप में लिख देते, कोई भी पद ना हो तो उसके आगे 0 बना दो, ठीक है ना। प्लस ये अकेली संख्या दी है तो ये 2 बराबर में 0। ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। अब ए का मान चाहिए तो ए क्या कहलाता है, एक्स के आगे वाली संख्या, लो 3 आ। बी क्या कहलाता है, वाई के आगे वाली संख्या, वाई के आगे क्या लिखा है यहाँ 0, बी बराबर 0। और सी क्या होता है, ये अकेली संख्या, तो ये हो गया 2। समझ में आया ना किस प्रकार से करना है। बस अब देखो 7वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन क्या है, y-2 बराबर 0, y-2 बराबर 0, ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहले लिखते हैं x वाला पद, तो x वाला, लेकिन यहाँ तो x वाला पद नहीं दिख रहा तो आगे लगा देंगे 0। जो वाला भी पद ना दिखे उसके बाद आगे क्या लगा दो, 0 लगा दो, और 0 लगा देंगे तो बस कोई दिक्कत नहीं। तो x वाला पद भी अपन ने 0 में लिख दिया, क्योंकि 0 लगा देंगे तो देखो बीच में कोई निशानी यानी गुणा, तो 0 का गुणा x से करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसी प्रकार ये y वाला पद ज्यों का दिया, बाईं पक्ष में दिया तो लिख दिया, उसके बाद नॉर्मल संख्या दी तो नॉर्मल संख्या बराबर में 0। ये बन गया 2 चर वाला व्यापक समीकरण, ठीक है ना, माने जो 2 चर वाला समीकरण का रूप व्यापक रूप में, ठीक है। अब देखो अब चाहिए अपन को a का मान, फिर चाहिए b का मान, फिर चाहिए c का मान, ठीक है ना। तो a का मान क्या कहलाता है, x के आगे वाली संख्या, तो x के आगे वाली संख्या 0। b क्या कहलाता है, y के आगे वाली संख्या, तो आगे कुछ नहीं यानी 1। और c यानी जो नॉर्मल संख्या दी है तो ये -2 चिन्ह सहित लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने 7वां भी कर लिया। अब कहेंगे सर फिर यहाँ चिन्ह क्यों नहीं लिया, भैया देखो प्लस बनाया नहीं जाता, प्लस मान लिया जाता है, यानी ये प्लस ही का एक है लेकिन बनाया नहीं जाता, ठीक है ना। इसी प्रकार से लेकिन माइनस वाले चिन्ह बताना पड़ेगा कि माइनस है, तो माइनस का 2, ठीक है ना। अभी अपन 8वां क्वेश्चन करें। पहले तो अपन क्वेश्चन जो करते हो उतार लें, ठीक है, क्लियर। अब हमने आपको बताया था कि ये देखो x वाले पद और 5 माने अधिकतर अपन देखें, देखो अपन को x वाला पद यहाँ चाहिए, y वाला भी यहाँ चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, एक चीज़ ये भी हो सकता है आप है ना, अगर दिमाग लगाना चाहें तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं कि या तो देखो दोनों प्रकार से आंसर आ सकते हैं। एक तो ऐसा कि अपन है ना 2x वाले को इस साइड ले आए और तो बराबर में क्या बचे, 0 बचे। एक तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और दूसरा अपन क्या कर सकते हैं कि इन संख्या को आपस में क्या कर दें, पलट दें। क्या करें, इनको आपस में पलट दें। लेकिन अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले जो ये 2x है ना इसको आगे लाएंगे। 2x को देखो 2x को देखो अपन को क्या चाहिए, सब बाएं पक्ष में चाहिए यहाँ, तो 2x को इस साइड लाएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का 2x, और 5 पहले से है प्लस का तो प्लस का 5 उतारे रहेंगे, और यहाँ 2x पूरा यहाँ आ गया था तो यहाँ कुछ नहीं बचा दाएं पक्ष में, तो बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। तो अब अपन को पता है ये हो गया 2। अब देखो सॉरी एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि पहले अब x के बाद कौन सा पद लिखते, y वाला। अब y वाला पद नहीं तो अपन 0y लिख देते हैं, वही लिखते ना, जो पद ना हो उसका 0 लिख देते हैं। तो y वाला पद नहीं तो 0y, x वाला पद नहीं तो 0x, ठीक है ना। और बाकी c वाले में 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अकेली संख्या +0 लिखो या -0 कोई मतलब नहीं, तो इसलिए ये बस लिख देते हैं, ठीक है ना। और फिर अकेली संख्या है +5 तो +5, देखो आगे भली कोई चिन्ह नहीं यानी, लेकिन वो प्लस का माना जाता है, तो +5 बराबर में 0। ये हो गया 2 चर वाला व्यापक समीकरण, क्लियर। अब अपन a का मान देखेंगे। a कहलाता है x के आगे वाली संख्या, a क्या कहलाता है, x के आगे वाली संख्या, तो कितना है -2। b क्या कहलाता है, y के आगे वाली संख्या, तो 0। और c क्या कहलाता है, अकेली संख्या, तो ये 5। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से अपन ने ये वाले क्वेश्चन को आसानी से कर लिया है। बस अपन को इसी प्रकार से करते जाना है और आंसर आसानी से अपन को क्या करना है, निकाल दे जाना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और यदि कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत है तो थोड़ी फिर से वीडियो रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, ताकि आप आसानी से और अच्छे से समझ सकें। और ये जो व्यापक समीकरण है, व्यापक रूप है किसका, रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, इसको जरूर याद करें। ax + by + c बराबर 0, यानी पहले x वाला पद, फिर y वाला पद, फिर अचर पद यानी अकेली संख्या बराबर 0, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ें और अच्छे से अपने नोटबुक में पहले अच्छे से उतार लें, और उसके बाद अपनी पुस्तक से क्वेश्चन देखें और रफ रजिस्टर में बिना देखे इनको सॉल्व करने की कोशिश करें और मिलाएं, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप पे यह क्वेश्चन आसानी से बन जाए, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।